दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। बात को समझो मेरे भाई। विक्रम भट्ट उसकी पत्नी के साथ राजस्थान की जेल में तकरीबन 2 महीने से बंद है। विक्रम भट्ट पर इल्जाम है कि उसने उदयपुर के एक बिजनेसमैन के 40 करोड़ लूटे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने विक्रम की जमानत रिजेक्ट कर दी थी और इसके बाद विक्रम सुप्रीम कोर्ट में गया। कल सुप्रीम कोर्ट से विक्रम की पत्नी को जमानत मिल गई, लेकिन विक्रम को नहीं मिली। अगले हफ्ते यानी कि थर्सडे को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और उम्मीद की जा रही है कि विक्रम को जमानत मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इस केस में विक्रम की बेटी का भी नाम है जो फरार है और उस लड़की को भी हाजिर तो होना ही पड़ेगा, उस लड़की को भी जमानत तो लेनी ही पड़ेगी। कुछ सालों पहले कंगना दीदी ने आदित्य पंचोली के खिलाफ एक FIR कराई थी। उसमें कहा गया था कि आदित्य ने कंगना को हरेस किया था जब वो नाबालिग थी। कंगना ने आदित्य पर और भी बहुत सारे इल्जाम लगाए थे अपनी FIR में। अब आदित्य पंचोली बॉम्बे हाई कोर्ट गया है उस FIR को खारिज करने के लिए। मेरे ख्याल में जल्द ही फैसला आ जाएगा, पता चल जाएगा कि फैसला किसके हक में गया है। किसी जमाने में जब हर्षवर्धन के पास रहने का ठिकाना भी नहीं था, उस वक्त साजिद खान ने उसको अपने घर पर रखा था। मीडिया में रोजाना खबर आती है कि हर्षवर्धन राणे ने ये फिल्म साइन कर ली है, वो फिल्म साइन कर ली है। हकीकत ये है कि कोई भी फिल्म साइन नहीं की है। लेकिन अब हर्ष ने साजिद खान की एक फिल्म साइन की है। कौन साजिद खान? फराह खान का भाई। साजिद ने अब से 10-12 साल पहले एक फिल्म बनाई थी, तब से अब तक कोई फिल्म नहीं बनाई है। इस फिल्म के लिए हर्षवर्धन राणे ने चार्ज किए हैं 5 करोड़ रुपीस और मेरे ख्याल में हर्ष की फीस 5 करोड़ रुपए बिल्कुल सही है। अगर हर्ष की आने वाली फिल्म सिला चल गई, अगर कहीं सिला फ्लॉप हो गई, तो फिर हर्ष की फीस होगी सिर्फ 1 करोड़ रुपए। राजपाल यादव ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन से कभी पैसे लेकर एक फिल्म बनाई थी जो फ्लॉप हो गई थी और उसके बाद राजपाल बैंकरप्ट हो गया था। राजपाल ने वो पैसे नहीं लौटाए थे। ये केस 2010 से चल रहा है। राजपाल अब तक 3 बार जेल जा चुका है, लेकिन राजपाल ने वो पैसे आज तक नहीं लौटाए हैं। अब पता चला है कि राजपाल यादव को सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए ही जमा कराने हैं इस वक्त जेल से बाहर आने के लिए। और जिस दिन से राजपाल जेल में गया है, उस दिन से ना जाने कितने लोगों ने मीडिया में कहा है कि वो राजपाल को पैसे दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं 10 लाख दे रहा हूं, कोई कह रहा है मैं 50 लाख दे रहा हूं, कोई कह रहा है मैं 1.5 करोड़ रुपए दे रहा हूं। एक किसी आदमी ने यह भी क्लेम किया है कि वो राजपाल को 1.5 करोड़ रुपए की मदद करेगा, लेकिन मुझे पता चला है कि वो आदमी बहुत बड़ा फ्रॉड है। उसके ऊपर बहुत सारे केस हैं, ED के, इनकम टैक्स के। सोनू सूद ने भी कहा कि वो राजपाल की मदद कर रहा है, गुरु रंधावा ने भी कहा कि वो राजपाल की मदद कर रहा है और भी बहुत सारे लोगों ने कहा। लेकिन कमाल यह है कि आज तक राजपाल के पास 1.5 करोड़ रुपए पहुंचे ही नहीं है। अगर उसको 1.5 करोड़ रुपए मिल जाए तो वो अदालत में जमा करके जेल से बाहर आ सकता है। तो अब ये कहना मुश्किल है कि प्रॉब्लम कहां आ रही है। जिन लोगों ने ऐलान किया है मदद का, क्या वो राजपाल की फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो कैश नहीं दे पा रहे हैं? हकीकत यह है कि राजपाल को कोई भी पैसा नहीं मिला है। 2 दिन पहले राजपाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में बेल के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन बेल भी रिजेक्ट हो गई। जज साहब ने कहा कि अब तक तकरीबन 25 बार तुम झूठ बोल चुके हो, 25 बार इस बात का प्रॉमिस कर चुके हो कि पैसे दोगे, तुम पैसे देते नहीं हो, तुम 1 नंबर के झूठे हो, इसलिए तुम्हें जेल में ही रहना ठीक है। बॉलीवुड में एक भूला बिसरा एक्टर है जिसका नाम है वरदान पुरी, यानी कि अमरीश पुरी के बेटे का बेटा। अब वरदान पुरी ने अपने एक पॉडकास्ट में किया है कि वो काफी दिनों से बॉलीवुड में फिल्म पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर हैं जिन्होंने उससे कहा है कि हमारे साथ आओ, रात में टाइम बिताओ तो हम आपको फिल्म देंगे। यहाँ बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे झूठे लोग हैं जो आपसे झूठा प्रॉमिस करते हैं, आपको यूज करते हैं और फिर आपको काम नहीं देते। तो अगर वरदानपुरी को भी ये कहा गया है कि उसको रोल पाने के लिए सोना पड़ेगा, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी लोगों की तो औकात ही क्या है। श्रेयास तलपड़े पर भी लाखों रुपए की धोखाधड़ी का इल्जाम लगा है और तलपड़े के खिलाफ FIR हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक्शन होगा या नहीं होगा। रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच में तलवारें खिंच गई है। अब फरहान अख्तर रणवीर से कह रहा है कि मुझे 40 करोड़ पे कीजिए, क्योंकि रणवीर ने फरहान की डॉन 3 करने से मना कर दिया है, तो फरहान 40 करोड़ का कंपेंसेशन मांग रहा है। फरहान का कहना यह है कि अब तक मेरे इस फिल्म पर 40 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, तो अगर रणवीर इस फिल्म को छोड़ रहा है तो उसको ये पैसे मुझे देने चाहिए। फरहान ने यह भी बताया कि रणवीर सिंह ने डिमांड की थी 10 वैनिटी वैन की शूटिंग के टाइम पर। एक वैनिटी वैन में तो रणवीर बैठेगा,
दूसरी में उसके दोस्त बैठेंगे, तीसरी में उसका स्टाफ बैठेगा, और बाकी किसके लिए है ये नहीं पता। रणवीर ने फरहान से कहा था कि उसे शूट पर डेली एक डीजे भी चाहिए जो उसको अच्छे अच्छे गाने सुनाए। आप अंदाजा लगाओ कैसे फिल्में बनती है, आप सोच रहे हो, देख रहे हो आप। मतलब किसी भी निर्माता निर्देशक को एक हीरो की फुल टाइम चमचागिरी करनी पड़ती है किसी फिल्म को बनाने के लिए। किसी भी निर्माता निर्देशक को अचंभा नहीं होना चाहिए अगर हीरो ये कह दे कि उसकी भी निर्माता निर्देशक ही धोएगा। पिछले काफी सालों से गोविंदा की पत्नी गोविंदा के बारे में उल्टा सीधा कह रही है, पब्लिसिटी के लिए, फेमस होने के लिए, और अब इसी वजह से गोविंदा भी बहुत ही नाराज है। गोविंदा ने करण जौहर को टारगेट किया है। गोविंदा ने कहा है कि करण जौहर ने मेरे नाम पर एक फिल्म बनाई थी और वो फिल्म करण जौहर ने जानबूझकर बनाई थी, मेरे नाम पर उस फिल्म का नाम जानबूझकर रखा था। क्या करण को ऐसी घटिया हरकत करनी चाहिए? गोविंदा का कहना यह है कि अगर कहीं करण मुझे मिल गया, किसी पार्टी में भी मिल गया, तो वहां भी मैं फुल टाइम पे लूंगा इसको। माई नेम इज गोविंदा। क्या है ऐसे कुछ? मेरा नाम गोविंदा, मेरा नाम ऐसा आई डोंट नो। हाँ, तो मुझे लगता करण जौहर की थी। तो उसका सब्जेक्ट था कि वो गर्लफ्रेंड के साथ गड़बड़ हो जाती है और वाइफ और हस्बैंड की भगदड़ हो जाती है, फिर वाइफ हस्बैंड पे शक करने लगती है, हस्बैंड वाइफ पे शक करते। तो ये पर्सनल लाइफ के अंदर कभी कभी ना सबकी स्टोरी घुसेड़ने का प्रयास करते हैं लोग। हाय कहीं मेरे हाथ लग गए हथे, तो आदरणीय रजनीकांत की तरह इतना मैं प्रसाद दूंगा। यानी कि गोविंदा ने करण को एक तरह से धमकी दी है। जिस दिन राजपाल यादव जेल में गया था उसी दिन सोनू ने ऐलान किया था कि जिस दिन राजपाल जेल से बाहर आएगा मैं उसको एक फिल्म दूंगा, ये मैं हेल्प कर रहा हूं। मैं सोनू भाई से ये पूछना चाहता हूं कि भाई साहब आप उसको फिल्म कहां से दोगे? आपके पास तो खुद ही आज की तारीख में कोई फिल्म नहीं है। आपको ना कोई विलन का रोल देना चाहता, ना हीरो का रोल देना चाहता। आपको बॉलीवुड ने पूरी तरह भुला दिया है। तो जब आपके पास खुद के ही फिल्म नहीं है, जब आप खुद ही निर्माता निर्देशकों के चक्कर काट रहे हो रोल के लिए, आपको ही रोल नहीं मिल रहा है, तो आप उस बेचारे को रोल कैसे दोगे वो तो बता दो मुझे। और जैसा कि आप कह रहे हो कि जब वो जेल से बाहर आ जाएगा तब आप उसको फिल्म दोगे, तो जब वो जेल से बाहर आ ही जाएगा तो फिर उसको आपकी हेल्प की जरूरत क्या है? उसको आपकी हेल्प की जरूरत आज है। आज उसको 1 करोड़ रुपए दे दीजिए तो उस बेचारे की मदद हो जाएगी, वो जेल से बाहर आ जाएगा। जेल से बाहर आने के बाद आप उससे अपनी फिल्म में काम करा लेना, वही फिल्म जो आप मार्स पर बनाने वाले हो, मून पर रिलीज करने वाले हो, क्योंकि धरती पर तो आपकी कोई फिल्म बनने वाली नहीं है। बॉलीवुड में तो अब आगे आपकी कभी कोई फिल्म बनेगी नहीं भाई साहब। अगर आपको याद हो तो मैं आपसे तकरीबन 3 बार मिला था। मैंने आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की थी कि भाई साहब ये जो आप मास्टरपीस फतेह बनाने वाले हो इसको मत बनाओ, इस फिल्म के साथ ही आपका करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ना आप हीरो रहोगे ना आप विलन रहोगे। क्या हुआ? वही हुआ जो मैंने कहा था और आपकी होशियारी धरी की धरी रह गई। आमिर खान ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में 15-20 हजार थिएटर्स हों तो फिर फिल्मों का बिजनेस बहुत ज्यादा होने लगेगा। आमिर खान ने ये कैलकुलेशन की धुरंधर के साथ। आमिर का कहना यह है कि अगर धुरंधर ने सिर्फ 5000 स्क्रीन में इतना बिजनेस किया है तो अगर 15000 स्क्रीन में रिलीज होती तो कितना बिजनेस होता। मैं आमिर को यह बताना चाहता हूं कि भाई साहब आपकी जो बहुत बड़ी फिल्म थी लाल सिंह चड्ढा, वो भी तकरीबन 3500 स्क्रीन में रिलीज हुई थी, 5000 स्क्रीन में रिलीज नहीं हुई थी, जबकि 5000 स्क्रीन अवेलेबल हैं हिंदी फिल्मों के लिए। तो अगर आपकी फिल्म को कोई लगाना ही नहीं चाहता तो फिर आपकी फिल्म ज्यादा बिजनेस कैसे कर लेगी अगर ज्यादा स्क्रीन होंगे? और जो आपने बाकी की वाहियात फिल्में बनाई है वो तो कोई भी फिल्म 2000 से ज्यादा स्क्रीन में रिलीज ही नहीं हुई है। तो आपको 15000 स्क्रीन चाहिए क्यों जब आपकी फिल्म सिर्फ 2000 स्क्रीन में ही रिलीज होती है? अगर देश में 15000 स्क्रीन भी होते तब भी धुरंधर 15000 स्क्रीन में रिलीज नहीं होती, तब भी 5 से 6000 स्क्रीन में ही रिलीज होती। तो मेरे भाई हाइट कम फाइट ज्यादा, आपकी कैलकुलेशन टोटली गलत है। ज्यादा स्क्रीन की हिंदुस्तान में जरूरत नहीं है इस वक्त, जो स्क्रीन हैं वो काफी हैं। काफी दिनों के बाद अनीस बज्मी साहब एक फिल्म बना रहे हैं अक्षय कुमार के साथ।
जिसमें विद्या बेलन है और राशि खन्ना भी है। इस फिल्म का पहला 15 दिन का शेड्यूल खत्म हो गया है और जल्दी ही अगला शेड्यूल शुरू होने वाला है। ये फिल्म अगले 5-6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी और 2026 में ही रिलीज होगी। ये तो आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में बॉलीवुड निर्माता खुद ही अपनी फिल्मों के टिकट्स खरीदा करते हैं, फेक बुकिंग्स किया करते हैं और उसकी वजह यह है कि उनकी जो ओटीटी की डील है वो ऐसी होती है कि उस डील के हिसाब से ही उनको अपनी फिल्म का बिजनेस बताना होता है। जैसे कि भूषण कुमार ने नेटफ्लिक्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया हुआ था कि बॉर्डर 2 कम से कम 300 करोड़ का बिजनेस करेगी, तो भूषण कुमार साहब को एमजी मिलना था 30 करोड़ प्लस 10% ऑफ टोटल बिजनेस। लेकिन अगर भूषण ये दिखाता कि इस फिल्म का थिएट्रिकल बिजनेस 300 करोड़ से कम का हुआ है तो फिर 10% नहीं मिलता, यानी कि सिर्फ 30 करोड़ ही मिलते ओटीटी के। तो भूषण के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो कम से कम 350-400 करोड़ बिजनेस दिखाए, वही उसने दिखाया। लेकिन भूषण ने ऑफिशियली ये बात मीडिया के सामने कही है कि आज की तारीख में बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो खुद ही अपनी फिल्मों के टिकट खरीदते हैं, फेक कलेक्शंस देते हैं और मैं ऐसा नहीं करता, मैं बिल्कुल दूध का धुला हूं। भूषण भाई, आप अपने बारे में कह रहे हो कि आप दूध के धुले हो, वो जो दूसरे निर्माता हैं वो भी यही कह रहे हैं कि वो दूध के धुले हैं, वो ऐसा नहीं करते, सिर्फ आप ऐसा करते हो। तो अब आप सभी बॉलीवुड के निर्माता ये डिसाइड कर लो कि आप में से चोर कौन है और साध कौन है, आप में से चोरी कौन करता है कौन नहीं करता। जैसे आप दूसरे निर्माताओं को ब्लेम कर रहे हो वैसे ही वो निर्माता आपको ब्लेम कर रहे हैं। मैं इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि हमारी खुद की इंडस्ट्री है, अब सबका अपना पर्सपेक्टिव है जिस तरीके से वो अब फिल्म्स को नंबर्स को अनाउंस करते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए और वो उस तरीके से नंबर्स बताए जाते हैं। उनका कहना भी यही है कि आपकी फिल्म बॉर्डर 2 का बिजनेस हुआ है मैक्सिमम 250 सीआर, लेकिन आपने बताया है तकरीबन 400 सीआर। तो दोस्तों, भूषण के इस बयान से तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हां, बॉलीवुड के निर्माता टिकट्स खरीदते हैं और झूठे कलेक्शंस देते हैं। गोविंदा से जब पूछा गया कि जल्दी ही आपकी पत्नी कोई फिल्म करने वाली है तो आप क्या कहना चाहेंगे, गोविंदा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि वो फिल्म करेगी, बिजी रहेगी, घर पर बैठी रहेगी तो मेरे बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती रहेगी। खास तौर पे मेरे ही घर में ऐसा लोग सोचने लगेंगे तो मैं कहाँ जाऊं। गोविंदा ने यह भी कहा कि जब बैल जवान होता है तो उसका सभी यूज करते हैं, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसको कटने के लिए भेज दिया जाता है। बस मैं भी वैसा ही बैल हूं, जब मैं जवान था, पैसे कमा रहा था तो सभी मेरा यूज कर रहे थे, आज किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिंदगी में पैसे कितने जरूरी हैं। अगर एक आदमी के पास पैसे नहीं हैं तो शायद फैमिली वाले भी उसकी ज्यादा इज्जत नहीं करते। गोविंदा ने यह भी कहा कि मैंने बहुत कोशिश की कि निर्माता मुझे काम दे, निर्देशक मुझे काम दे। मैंने फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स किए सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के कहने पर, अपने बच्चों के कहने पर, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, मुझे ज्यादा फिल्में मिली ही नहीं। तो गोविंदा की बातें सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के वक्त में गोविंदा बेचारा कितना परेशान है। आज के वक्त में वो ऐसा फील कर रहा है कि उसको उसकी फैमिली ने बिल्कुल छोड़ दिया है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई आर्थर जेल की कुछ कहानी बताओ। तो आज मैं आपको एक कहानी बता देता हूं। एक्चुअली पहले तो देख लीजिए, आर्थर जेल ये है, इस तरह से उस जेल में सोया जाता है। मुंबई की आर्थर रोड जेल जैसी अमानवीयता शायद दुनिया के किसी और स्थान पर देखने को नहीं मिलती। वहां आने वाले अधिकतर लोग बड़े अपराधी नहीं होते। जिस बैरक में मैं था उसमें तकरीबन 200 से ज्यादा लोग होंगे और उनमें से कम 100 मुस्लिम होंगे। ये जो मुस्लिम कैदी हैं, इनमें से ज्यादा लोग वो हैं जो बाहर माल का बिजनेस करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिमों में माल के बारे में बात करना भी हराम है, यूज करना तो बहुत दूर की बात और बेचना तो बहुत दूर की बात। लेकिन ये सभी मुस्लिम उस बैरक में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। ये दुनिया को बताते हैं कि इनसे ज्यादा शरीफ आदमी दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। बताओ भाई, अगर आप इतने शरीफ हो, इतने अच्छे हो, तो आप बाहर माल का बिजनेस क्यों करते थे? और अगर आप माल का बिजनेस करते हो तो फिर आप अच्छे इंसान नहीं हो सकते। मैं नास्तिक हूं, मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो जाहिर सी बात है मैंने उनके साथ नमाज नहीं पढ़ी। तो एक दिन के बाद कुछ लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया कि भाई साहब, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हो,
आप नास्तिक हो क्या? तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। तो पहले तो मैंने कुछ लोगों से कह दिया कि हाँ मैं नास्तिक हूं, मैं नमाज नहीं पढ़ता। तो ये बात वहां मुस्लिम कैदियों में फैल गई और उन्होंने कहा कि भाई ये तो नास्तिक है, ये नमाज नहीं पढ़ता, इसको तो पीटना पड़ेगा। जो बैरक का जवाबदार है उसने मुझे बताया कि भाई साहब आपको पीटने की साजिश हो रही है, आपने ऐसा क्यों कहा कि आप नास्तिक हो, आप नमाज नहीं पढ़ते। सारे मुस्लिम लड़के बहुत ही नाराज है, भड़क गए हैं, आपको किसी भी वक्त पीटा जा सकता है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई अब क्या करूं? उसने कहा कि इसका एक ही रास्ता है, या तो नमाज पढ़ो या तो कोई और बहाना बनाओ, ये मत कहो कि आप नास्तिक हो, नमाज नहीं पढ़ते हो। उस जवाबदार ने सभी मुस्लिमों को बताया कि भाई ऐसा नहीं, वो नास्तिक नहीं, वो नमाज पढ़ता है लेकिन किसी वजह से नहीं पढ़ रहा है, आप उससे बात कर लो। कुछ मुस्लिम मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो। मैंने कहा कि यार पिछले 8 दिन से मैंने यही कपड़े पहने हुए हैं, ये कपड़े गंदे हैं, बस यही वजह है कि मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं तो मैं तो 5 वक्त का नमाजी हूं। बताओ। तो तकरीबन 20-25 लड़कों ने मुझसे कंफर्म किया कि हाँ वाकई ही मैं मुस्लिम हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं पक्का सच्चा मुस्लिम हूं, उनकी तरह जो माल बेचने के इल्जाम में वहां कैद हैं लेकिन पक्के सच्चे मुस्लिम हैं। कितने बड़े फ्रॉड है आप अंदाजा लगा लीजिए। और भाई साहब ये झूठ बोलने के बाद कि मैं वाकई ही मुसलमान हूं, नमाज पढ़ता हूं, मेरी जान बची। अगर कहीं मैं ये कह देता कि नहीं मैं नास्तिक हूं, मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो भाई साहब वो सभी मुझे धोने वाले थे, दबा के धोने वाले थे। मैं जिंदा रहता या नहीं ये भी पता नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं आर्थर जेल में। धुरंधर में अक्षय खन्ना की बहुत तारीफ हुई और अक्षय खन्ना ने धुरंधर के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दृश्यम 3 छोड़ दी जो वो अजय देवगन के साथ करने वाला था। अक्षय खन्ना को उस वक्त ये उम्मीद थी कि उसको अक्षय कुमार के साथ भागम भाग में लिया जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। भागम भाग 2 में मनोज बाजपेयी को लिया गया, अक्षय खन्ना को नहीं। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है राज शांडलिया और प्रोड्यूस कर रहा है नरेंद्र हीरावत। तो कहने का मतलब यह है कि अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 भी छोड़ दी और भागम भाग 2 भी नहीं मिली, यानी कि अक्षय का एक तरह से नुकसान हो गया है। आज की तारीख में अक्षय के पास कोई भी फिल्म नहीं है। मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक बहुत ही फेमस गैंगस्टर लड़की हुआ करती थी, उसके ऊपर एक किताब लिखी गई है माफिया क्वीन। उसी किताब पर आधारित है इस फिल्म की कहानी, यानी कि ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। तृप्ति एक मुस्लिम लड़की का किरदार अदा कर रही है जिसका हस्बैंड है विक्रांत मैसी। उसको कुछ गुंडे एक पुलिस वाले के साथ मिलकर मार देते हैं क्योंकि वो उनके लिए काम नहीं करना चाहता और तृप्ति को अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेना है। दूसरी तरफ है गैंगस्टर शाहिद कपूर जो उस तरह के नाम से मशहूर है और वो सुपारी किलर का काम करता है। नाना पाटेकर एक पुलिस ऑफिसर है जो शाहिद कपूर का यूज करता है। तृप्ति उन 4 लोगों की सुपारी देना चाहती है शाहिद को जिनसे उसको बदला लेना है, लेकिन शाहिद मना करता है। फाइनली तृप्ति खुद ही बदला लेने की कोशिश करती है और यही देखकर शाहिद उसका बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये रिवेंज लव स्टोरी है। अब शाहिद और तृप्ति दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, प्यार हो जाता है और ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी कि ये दोनों बदला ले पाते हैं या नहीं ले पाते। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, सभी किरदारों को बहुत अच्छे से बुना गया है, एक के बाद दूसरा पत्ता खुलता रहता है, नए किरदार की एंट्री होती रहती है और इंटरेस्ट बना रहता है। लेकिन स्क्रीन प्ले में कुछ झोल भी है, बहुत सारे सीन ऐसे हैं जिनकी फिल्म में जरूरत नहीं थी, जैसे कि तमन्ना भाटिया विलन की पत्नी का रोल अदा कर रही है और इस ट्रैक की फिल्म को बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इस ट्रैक का फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दर्शक भी फिल्म को देखते हैं उनको सिर्फ इस बात से लेना देना होता है कि जो हीरोइन और हीरो है उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या इमोशन है, क्या प्यार है, क्या मोहब्बत है। विलन अपनी पत्नी को कितना प्यार करता है इससे दर्शकों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिल्म के डायलॉग्स भी विशाल भारद्वाज ने खुद ही लिखे हैं और कमाल के डायलॉग्स हैं। जैसे कि तृप्ति का एक डायलॉग है कि ये मोहब्बत एक बद्दुआ है जो तुम्हें भी लग गई और मुझे भी। वाह, मजा आ गया विशाल भाई। फिल्म का म्यूजिक भी डायरेक्टर विशाल ने खुद ही दिया है और सभी गाने अच्छे हैं। इन गानों पर शाहिद और दिशा ने बढ़िया डांस किया है। सभी गानों को बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ भी किया गया है। फिल्म का एक्शन भी बढ़िया है, लेकिन कुछ एक्शन सीन ऐसे हैं जिनकी इस फिल्म को जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो जो इसमें एक्शन होगा वो भी रियलिटी के करीब होना चाहिए।
इस फिल्म में पुष्पा का एक्शन फिट नहीं हो सकता, इस फिल्म में एनिमल का एक्शन फिट नहीं हो सकता, जो कि विशाल ने करने की कोशिश की है। एक थिएटर के अंदर शाहिद कपूर किसी का मर्डर करने जाता है और वहां पर एक्शन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, ठीक उसी तरह जैसे कि एनिमल में था। और मेरे ख्याल में 5-6 मिनट तक ये एक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। शाहिद गया था, उसने उसको मार दिया, बात खत्म हो गई। क्योंकि ये फिल्म एक रियल कहानी पर आधारित है तो वो मर्डर भी रियल लगना चाहिए। कुछ एक्शन सीन बहुत बढ़िया है, जैसे कि एक ट्रेन में एक्शन होता है और बिल्कुल रियल लगता है। जैसे कि तृप्ति एक गुंडे को मारने की कोशिश करती है लेकिन गोली नहीं चला पाती, बिल्कुल रियल लगता है। तो मैं नहीं जानता कि एनिमल का हैंगओवर विशाल के ऊपर है या प्रोड्यूसर साजिद के ऊपर है, लेकिन जो इस फिल्म में एनिमल टाइप एक्शन रखा गया है उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। फिल्म की एडिटिंग खराब है, मैं बिल्कुल नाखुश हूं। मेरे ख्याल में जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं वो खुद ही फिल्म को एडिट करते हैं। हालांकि उनको अपनी फिल्म को एडिट नहीं करना चाहिए, एक अलग एडिटर बुलाना चाहिए जो समझ सके कि क्या उस फिल्म में फिट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो अगर एक अच्छे एडिटर ने इस फिल्म को एडिट किया होता और 30 मिनट काट दिए होते तो ये फिल्म बहुत अच्छी हो सकती थी। विशाल भारद्वाज एक अच्छा डायरेक्टर माना जाता है, लेकिन वो हमेशा ही आर्ट फिल्म्स बनाया करता है। लेकिन ये उसकी पहली फिल्म है जो कमर्शियल फिल्म है और मेरे ख्याल में ये काम विशाल ने किया है साजिद के कहने पर। तो अगर कुछ दृश्यों को छोड़ दिया जाए तो विशाल भारद्वाज का डायरेक्शन बहुत बढ़िया है। जैसे कि इस फिल्म का सब कुछ विशाल ने ही किया है, यानी कि डायरेक्ट भी की है, लिखी भी है, म्यूजिक भी दिया है। तो विशाल कंप्लीट कंट्रोल में था कि उसको किस एक्टर से क्या काम लेना है, उसको किस दृश्य को किस तरह से शूट करना है। विशाल ने अपने सभी किरदारों को बढ़िया लुक भी दिया है। कहने का मतलब यह है कि विशाल का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है इस फिल्म में। विशाल का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। एक्टिंग की बात करूं तो क्या कहूं और कहां से शुरू करूं। मैं तृप्ति के अलावा किसी और से शुरू कर ही नहीं सकता। तृप्ति ने फिल्म में मुस्लिम लड़की का किरदार ऐसे निभाया है कि ये याद ही नहीं रहता कि ये तृप्ति है। लगता है कि ये वाकई ही एक मुस्लिम लड़की है जो अपना बदला लेना चाहती है। तृप्ति ने हर सीन में बेहतरीन एक्टिंग की है, वो भले ही रोई हो या हंसी हो या एक्शन किया हो। कॉकटेल से पहले दीपिका को एक बढ़िया एक्ट्रेस नहीं माना जाता था। जिस दिन वो फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन दीपिका सुपरस्टार बन गई थी और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ओ रोमियो के रिलीज होने के साथ ही तृप्ति भी सुपरस्टार बन चुकी है। जो रोल तृप्ति को इस फिल्म में मिला है वो किसी भी एक्ट्रेस को लाइफ टाइम में बड़ी मुश्किल से मिलता है और बस बाय चांस मिलता है और तृप्ति को भी मिल गया है। जब एक जगह शाहिद कपूर फंस जाता है और दर्शकों को यह यकीन हो जाता है कि अब शाहिद कपूर बच नहीं सकता, वहां स्लो मोशन में तृप्ति आती है गोलियां चलाते हुए और भाई साहब गुंडों से लड़कर हीरो को बचा लेती है। आप अंदाजा लगाइए कि इस सीन पर कितनी तालियां बजी होंगी, कितनी सीटियां बजी होंगी। और किसी भी फिल्म में किसी हीरोइन के लिए इससे बड़ा सीन क्या हो सकता है कि वो हीरो को बचा कर ले जाए। शाहिद कपूर का लुक भी बहुत अच्छा है, शाहिद ने भी बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। शाहिद ने अपने रोल को बड़ी ही शिद्दत से निभाया है और शाहिद डांसर तो कमाल का है ही, तो सभी गानों पर बढ़िया डांस भी किया है। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जिसको शाहिद की फिल्म नहीं कहा जा सकता। यहां तृप्ति और शाहिद की 1 to 1 टक्कर है, तो इस फिल्म को दोनों की फिल्म कहा जाएगा, हीरो की फिल्म नहीं कहा जा सकता। नाना पाटेकर ने भी अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है और कई जगह दर्शकों को हंसाया है। तमन्ना की इस फिल्म में जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके 2-4 सीन है और उन 2-4 सीन में भी वो बेचारी एक्टिंग नहीं कर सकी। दिशा का फिल्म में एक गाना है और 3-4 सीन है और दिशा ने अपने गेस्ट अपीयरेंस में अच्छा काम किया है। अविनाश तिवारी ने मेन विलन की भूमिका को अच्छे से निभाया है। अब अविनाश को और भी बहुत सारे रोल विलन के मिलेंगे। विक्रांत मैसी एज ए हीरो कई एक फिल्में कर चुका है, लेकिन इस फिल्म में उसके सिर्फ 3-4 सीन हैं और विक्रांत ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है। मैं सैल्यूट करता हूं मुकेश छाबरा को जिसने इस फिल्म की कास्टिंग की है, क्योंकि उसने बहुत ही बढ़िया कास्टिंग की है और मुकेश को सैल्यूट करना पड़ेगा इस बात के लिए कि वो विक्रांत को 2-4 सीन के लिए मना पाया, दिशा को एक गाने और 3-4 सीन के लिए मना पाया, तमन्ना भाटिया को सिर्फ 2-4 सीन के लिए मना पाया। तो ये जो छोटे छोटे रोल्स में बड़े बड़े एक्टर हैं, इससे भी फिल्म में इंटरेस्ट बना रहता है। कुल मिलाकर ये फिल्म एक बढ़िया फिल्म है जिसमें तृप्ति, शाहिद, नाना और बाकी सभी एक्टरों ने बढ़िया एक्टिंग की है, जिसमें इमोशन भी है,
प्यार भी है, नफरत भी है, एक्शन भी है। अगर खून खराबे को छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल साफ सुथरी फिल्म है, पूरी फैमिली साथ में बैठकर देख सकती है। इस फिल्म में कॉमेडी भी है, बढ़िया गाने भी है, डांस भी है, यानी कि ये एक फुल टाइम एंटरटेनर है। तो मेरे ख्याल में इस फिल्म को सभी ने एक बार तो देखना ही चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जो भी इस फिल्म को देखेगा वो निराश तो बिल्कुल नहीं होगा, वो ये तो नहीं कहेगा कि ये क्या वाहियात फिल्म है। कल शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो रिलीज हुई और ऐसी ओपनिंग नहीं लगी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई इसकी वजह क्या है। मेरे ख्याल में इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ फिल्म की मार्केटिंग है। रोमियो का जो पहला पोस्टर आया था उसमें शाहिद ने एक हैट पहना हुआ था, शाहिद का फेस नहीं दिखाया जा रहा था और वो पोस्टर बहुत बढ़िया था। उसके बाद एक पोस्टर आया जिसमें तृप्ति शाहिद की बाहों में है, तृप्ति और शाहिद एक दूसरे को देख रहे हैं। यह बहुत ही कमाल का पोस्टर था। लेकिन इसके बाद कुछ और पोस्टर आए जिसमें शाहिद को खूनम खून दिखाया गया, खून में लथपथ है। मेरी समझ में नहीं आया कि भाई इस पोस्टर की क्या जरूरत थी, यह पोस्टर क्यों दिखाया जाना था। जब आपकी फिल्म एक लव स्टोरी फिल्म है तो जो आपके पहले दो पोस्टर थे वो बिल्कुल परफेक्ट थे। आपको शाहिद को खून में लथपथ दिखाने की जरूरत क्या थी? तो मेरे हिसाब से जिन लोगों ने इस फिल्म की मार्केटिंग की है वो बिल्कुल गलत की है। अगर मार्केटिंग सही की गई होती तो इस फिल्म को बहुत बढ़िया ओपनिंग लगती। कल फ्राइडे को शनाया की भी एक फिल्म रिलीज हुई, तू या मैं, और भाई साहब इस फिल्म ने तहलका मचा दिया। जिस थिएटर पे भी ये फिल्म रिलीज हुई वहां इतनी भीड़ थी कि भाई साहब हंगामा हो गया, पुलिस को बुलाना पड़ा, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, तब तो पब्लिक कंट्रोल में आई। पब्लिक का ये कहना था कि अगर शनाया की फिल्म नहीं देखी तो भाई साहब जीने का कोई मतलब नहीं। एक्चुअली हकीकत यह है कि इस फिल्म के कल तकरीबन 90% शोज कैंसिल हो गए। लोगों ने कहा कि भाई हमें संजय कपूर की बेटी की फिल्म नहीं देखनी, फ्री में भी नहीं देखनी। अगर आप हमें 400-500 रुपए बोनस भी देते हैं तब भी नहीं देखनी। यानी कि यह फिल्म पहले ही दिन सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। और इससे पहले भी जो शनाया की फिल्म आई थी वो भी डिसास्टर थी। तो इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान शनाया ने बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड था। जब एक दिन शनाया ने उसका फोन चेक किया तो पता चला कि वो लड़का तो 5 और लड़कियों को डेट कर रहा था सेम टाइम में। शनाया उसकी 6ठी गर्लफ्रेंड थी। कितनी? 6th। और ऐसे वक्त में शनाया का दिल बहुत ज्यादा टूट गया था, शनाया बहुत परेशान हो गई थी और ऐसे वक्त में उसकी बेस्ट फ्रेंड अनन्या पांडे ने उसकी हेल्प की थी। अब ये तो मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि शनाया ने जो कहा है वो सच है या सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कहा है। कसम रावण की, राखी जब भी कुछ बयान देती है कमाल का बयान देती है। अब राखी ने कपिल शर्मा को टारगेट किया है। राखी ने कहा है कि जो कपिल है ये बहुत बड़ा नौटंकी है, ये कनाडा में अपने रेस्टोरेंट पर खुद ही फायरिंग करवा रहा है अपने रेस्टोरेंट को फेमस करने के लिए। किसी को इससे पैसे नहीं चाहिए, ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए करा रहा है खुद ही पैसे देकर। अब ये तो कपिल शर्मा ही बता सकता है कि राखी जो कह रही है वो सच है या झूठ है। यामी गौतम के हस्बैंड आदित्य की फिल्म धुरंधर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है। इसके साथ ही यामी और उसके हस्बैंड का रुतबा बहुत बढ़ गया है बॉलीवुड में। यही वजह है कि आज की तारीख में यामी बॉलीवुड वालों को जमकर पेल रही है। भाई साहब आज की तारीख में यामी ने बॉलीवुड वालों की रेल बनाई हुई है, कहीं ना कहीं बॉलीवुड वालों की पोल खोलती ही रहती है। अब यामी ने बताया है कि अब से 10 साल पहले जब वो स्ट्रगल कर रही थी तो बॉलीवुड वाले उसको अपनी पार्टी में बुलाते थे और कहते थे कि अगर तू पार्टी में नहीं आई तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा, फिर जिंदगी में कभी तुझसे नहीं मिलूंगा। और यही वजह है कि मजबूरन उसको पार्टी में जाना पड़ता था। जब पार्टी में जाती थी तो फिर वहां उससे पूछा जाता था कि क्या पियोगी। जब यामी कह देती थी कि मैं नहीं पीती तो वो और ज्यादा नाराज हो जाते थे और उसके बाद कभी भी यामी को अपनी पार्टी में नहीं बुलाते थे। तो यामी का कहने का मतलब यह है कि जो लड़कियां बॉलीवुड में स्ट्रगल करती हैं उनको जबरदस्ती पार्टियों में जाना पड़ता है, जबरदस्ती पीना पड़ता है, क्योंकि बॉलीवुड वालों का कल्चर ही यही है। इन 10 सालों में ही बहुत शिफ्ट आया है इंडस्ट्री में। पहले जब हमने ज्वाइन किया था वही होता था दैट यू हैव टू स्टेप आउट, यू मस्ट सोशलाइज। I've been to these parties where you socialize, but it's the same. What do you talk? Oh, you don't. What do you want to drink? I said, I don't. You don't drink? Are you sure? I said, I'm very sure I don't drink. There's nothing wrong if someone drinks, but it's a personal choice. Yeah. Why is it not cool if someone doesn't drink? I'll never understand. अब यामी ने जो कहा है वो सच है या गलत है ये तो यामी बता सकती है या बॉलीवुड वाले बता सकते हैं। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।